सोचिए अगर आपके बॉस की जगह एक एआई होता तो हर छुट्टी के लिए एल्गोरिदम से परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन अगर हम बोलें तो मजाक एक तरफ और एआई बाबू एक तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तेलंग और आप देख रहे हैं टेक गुरु 2.0 के एक्सप्लेनर्स। और आज एआई सिर्फ एक चैट बॉट नहीं रहा है, बल्कि ये अब ऑप्टिमस प्राइम बनता जा रहा है। ये अब दुनिया के हर एक कोने में, आपके हमारे फोन कंप्यूटर में साइलेंटली काम कर रहा है। पर सवाल आखिर में ये आता है कि क्या एआई इंसानों जैसा सोच सकता है या बस हमें ही ऐसा लग रहा है? ये सारी टेंशन हमारे दिमाग में ही है। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक ऐसी तकनीक जो मशीनों को सोचने, समझने और फैसला लेने की शक्ति देती है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इवोल्यूशन से लेकर प्रेजेंट डे इंपैक्ट तक सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इनोवेशन नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह है जो सिर्फ अभी चैट जीपीटी के आने से शुरू नहीं हुआ, इससे बहुत पहले से चलता आ रहा है। और आज की तारीख में अब ये हर फोन, हर डिवाइस, आपके वेब सर्फिंग के दौरान, शॉपिंग करते वक्त हर रिकमेंडेशन और हर सर्विलेंस सिस्टम के पीछे आज की तारीख में ये अब छुपा हुआ है। आज जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर में हाईटेक ड्रोन्स, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे प्रेडिक्टिव टारगेटिंग सिस्टम और रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तब एआई का रेलेवेंस और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। ये बात साबित हो जाती है। देश के हित में स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में आज एआई एल्गोरिदम्स का भी इनपुट होता है। फ्रॉम द एप्स वी यूज टू द वॉर्स बीइंग फॉट। हमारे घर में बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के साथ साथ बैंक में पड़े फंड्स तक को एआई साइलेंटली शेप करता रहता है और पॉसिबली फ्यूचर को भी। लेकिन एआई को समझने के लिए सिर्फ साइंस नहीं बल्कि सोच भी होनी चाहिए। एआई को आप किसी एक स्टूडेंट की तरह समझिए, लेकिन ये स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज का नहीं, बल्कि ये स्टूडेंट दुनिया के सबसे बड़े क्लासरूम में बैठ के सारे लेसन्स को सीख रहा है और वो क्लासरूम है इंटरनेट। ये YouTube वीडियोस, न्यूज आर्टिकल्स, शॉपिंग डेटा और हर ऐप के क्लिक से सीखता रहता है ये एआई। लेकिन ये पढ़ाई एआई किसी इंसान की तरह नहीं करता। एआई हर चीज को नंबर्स और पैटर्न्स में तोड़ता है और फिर उन्हीं से डिसीजंस लेना सीखता है। तो जब आपको YouTube पर नेक्स्ट वीडियो मिलता है या IRCTC पर आपकी वेटिंग क्लियर होती है, तो समझ जाइए कि एआई का दिमाग इसमें काम कर रहा है। एआई का बेस है डेटा और डेटा की मदद से एआई जो सीखता है उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एआई डेटा के पैटर्न्स को समझकर फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। मतलब इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप एआई को 1 लाख फोटोग्राफ्स दिखाएं जिसमें ढेर सारे कुत्ते हैं, तो इवेंचुअली बिना किसी ह्यूमन हेल्प के पहचानने लगेगा कि ये जो चीज है इसे कुत्ता कहा जाता है। कुत्ता यानी डॉग, डी फॉर डॉग, ऐसे रेफरेंसेस वो बनाने लग जाएगा एआई खुद से। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का थोड़ा और एडवांस्ड वर्जन होता है। ये ह्यूमन ब्रेन के जैसे न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है। हर लेयर एक नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग ऐड करती है। जैसे हम इंसान किसी भी प्रॉब्लम को एक के बाद एक एंगल से समझते हैं, वैसे ही एआई एल्गोरिदम्स किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हुए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर अपनी नॉलेज बढ़ाता जाता है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है अल्फागो, जो गूगल की एक कंपनी डीप माइंड द्वारा बनाया गया एक एआई सिस्टम है जो साल 2016 में दुनिया के सबसे महान गो प्लेयर ली सेडोल को हराने में सफल रहा था। गो एक 2500 साल पुराना स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें क्रिएटिविटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ह्यूमन इंट्यूशन छुपी हुई होती है। मैच के दौरान अल्फागो ने मूव 37 खेला, एक ऐसा मूव जो इससे पहले
किसी भी इंसान ने आज तक सोचा भी नहीं था। एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। ली सेडोल ने बाद में यह भी कहा था कि दैट मूव वाज ब्यूटीफुल। ये एक मोमेंट था जहां एआई ने न सिर्फ लॉजिक बल्कि क्रिएटिविटी जैसी एबिलिटी भी दिखाई, और इस जीत ने एआई के सफर में एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट मार्क कर दिया था। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, जो हम जैसे आम लोगों के लिए एआई का ब्रांड एम्बेसडर है, क्या चैट जीपीटी जैसा एआई मॉडल भी इसी ट्रेनिंग प्रिंसिपल पर काम करता है? चैट जीपीटी भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का ही एक उदाहरण है। ये एक ऐसा डिजिटल दिमाग है जिसे दुनिया के हर कोने से आई भाषाओं, सवालों और जज्बातों से ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी हजारों टॉपिक्स पर फ्लुएंट जवाब दे सकता है क्योंकि उसने लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट और टोन को समझने के लिए बिलियंस ऑफ वर्ड से ट्रेनिंग ली है। ये सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं बल्कि ये एक थिंकर जैसा बिहेव करता है, बिना सोच के सोचने वाला। हर बार जब आप टाइप करते हैं एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सप्लेन एआई इन सिंपल वर्ड्स या मेरे लिए एक कविता लिख कर दिखाओ, तो ये एआई अपनी ट्रेनिंग, लॉजिक और क्रिएटिविटी को एक साथ मिलाकर जवाब देता है, वो भी बिना थके, बिना भटके। एआई को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। सबसे पहले बात करते हैं नैरो एआई की। और ये नैरो एआई जो है ये एक स्पेसिफिक टास्क में मास्टर होता है, जैसे आपके फोन में वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा या नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन। ये एआई आपको बेस्ट मैच दिखाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, लेकिन वो आपके साथ चेस नहीं खेल सकता। अगर जनरल एआई या एजीआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसका मकसद किसी भी मशीन के अंदर एआई की मदद से ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धिमानी पैदा करना होता है जो हर टास्क में इंसान की तरह सोचे, समझे और नए स्किल्स सीखता जाए। अगर देखें तो चैट जीपीटी जैसा सिस्टम भी अभी तक नैरो एआई ही है, लेकिन एजीआई वो लेवल है जहां मशीन खुद से मल्टीटास्क कर सकेगी बिना किसी प्री ट्रेनिंग के। वैसे तो एजीआई अभी मतलब अगर बोला जाए तो काफी हद तक थ्योरी में ही है, रिसर्च चल रही है, पर कंज्यूमर के हाथ में अभी तक नहीं आया है। दुनिया के टॉप रिसर्च लैब जैसे ओपन एआई या डीप माइंड इस पर काम कर रहे हैं, एंड यू नेवर नो कब मतलब गुड न्यूज आ जाए कि ये वाला जो है एआई का अगला वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। और अगर आप बात करें तीसरे लेवल के एआई की, तो उसे कहा जाएगा कि एआई की दुनिया का रजनीकांत। इसे कहते हैं भैया सुपर एआई। ये वो काल्पनिक स्टेज है जहां एक एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनल रीजनिंग कर सकेगा। निक बॉस्ट्रॉम जैसे एआई एथिनिस्ट कहते हैं कि अगर ये सुपर एआई अनकंट्रोल्ड हो गया तो ये इंसानी सिविलाइजेशन के लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। रेफरेंस के लिए हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिएगा, टर्मिनेटर टाइप की। तो ऐसे एआई के पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, बल्कि अपने गोल्स डिजाइन करने का कंट्रोल भी होगा, पर अभी ये थ्योरी में है। सुपर एआई आज के एआई के हिसाब से गॉड लेवल का होगा। अब इस गॉड लेवल एआई को क्या हम ह्यूमन कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, सारा मसला यही है। तो आज की तारीख में हम नैरो एआई में जी रहे हैं, एजीआई के सपने देख रहे हैं कि शायद आने वाले सालों में लॉन्च हो जाए, और सुपर एआई के कॉन्सिक्वेंसेस से हम डरते भी हैं। यहां पर यह समझना जरूरी है कि एआई की कैपेबिलिटी हर दिन, हर रात बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही एक परफेक्ट बैलेंस बनाएगा आने वाली सेंचुरीज में या इवन कहें आने वाले डेकेड्स में। अब एक बात और समझने वाली है कि आखिर एआई और हमारे दिमाग की फंक्शनिंग में क्या फर्क है, कौन ज्यादा बेहतर है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आधा अधूरा ही रहेगा। तो देखिए, एआई और इंसान के दिमाग में एक बहुत अंतर है। एक एग्जाम्पल जो है हमारा दिमाग, वो लाखों साल के एवोल्यूशन की देन है, और दूसरा एग्जाम्पल एआई, ये मशीन लर्निंग की देन है। एक में एल्गोरिदम है तो दूसरे में एक्सपीरियंस। एक इंसानी दिमाग, एक ह्यूमन ब्रेन में 86 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। पूरी दुनिया में अगर मैं गिनूं ना तो सिर्फ 822 करोड़ लोगों के आसपास ही हैं, और अकेले एक इंसान के दिमाग में ही पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जितने न्यूरॉन्स
एक इंसान के दिमाग में होते हैं, और हर एक न्यूरॉन जो दिमाग के अंदर है, वो हर एक न्यूरॉन हर दूसरे न्यूरॉन से हजारों अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ये किसी कॉम्प्लेक्स वेब की तरह होता है, एक ऐसा जाल न्यूरॉन्स का हमारे दिमाग के अंदर बसा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम क्रिएटिव सोच पाते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से हम इमोशन फील कर पाते हैं, और जैसे कोई एम्पैथी जैसे फील्स होते हैं वो हम चीजें समझ पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं। इंसान का दिमाग जो है वो लाखों सालों के इवोल्यूशन का एक ऐसा अनमोल तोहफा है। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हर वक्त सीखता रहता है, अपने आप को सुधारता रहता है, इवॉल्व करता रहता है। कुछ भूल जाए, कोई गलती कर ले तो फिर से सीखता रहता है, और हर नया अनुभव, हर नया एक्सपीरियंस उसे बदलता है, पहले से बेहतर बनाता है हम लोगों के ह्यूमन ब्रेन को। वहीं पर अगर एआई की बात करें तो वो इसका ठीक मतलब सॉर्ट ऑफ डिफरेंट है। वो एक डिजिटल इंजन है, वो एक मशीन है जिसका सोचने का तरीका प्री डिफाइंड है, मतलब एंड और स्टार्ट पॉइंट। जैसे कोई एक फॉर्मूला होता है जो उसमें डाला गया वही वो सीखता है, वही रेप्लिकेट करता है। अगर आप उसे कविता लिखने को कहें तो वो पुरानी कविताओं के पैटर्न देखकर लिखेगा, लेकिन वो कभी एक नए जज्बे से लिखने की शुरुआत नहीं करेगा। उसका इमेजिनेशन भी किसी ट्रेनिंग डेटा के बाउंड्री में सीमित होता है। एआई उसके बाहर नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके पास ना तो अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस होता है, ना कोई बचपन की मेमोरी, कोई चाइल्डहुड मेमोरी, ना वो सपने देख पाता है, और वो दुनिया को सिर्फ डेटा की नजरों से देखता है जो उसके अंदर ऑलरेडी फीडेड होता है या हर दिन हर पल फीड होता रह रहा है। उसमें एहसास और यादों की गहराई नहीं होती। हार्वर्ड की एक स्टडी में ये देखा गया था कि जब एआई को किसी कहानी में एक ट्रेजिक मोमेंट दिया गया तो उसका रिएक्शन ग्रामर के हिसाब से तो काफी सही था, लेकिन उसमें वो इमोशनल डेप्थ नहीं थी। उस एआई को मतलब दुख और दर्द का लिटरल मीनिंग तो पता था, लेकिन दुख या फिर दर्द आखिर होता क्या है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है, उसे ये नहीं पता था। क्या कभी एआई ने किसी अपने को खोया है? क्या उसने कभी गिल्ट महसूस किया है? मतलब इनफैक्ट जब इंसान आई एम सॉरी बोलता है तो उसके पीछे यादें होती हैं, फीलिंग्स होती है, संवेदना होती है, गलती का एहसास होता है। लेकिन जब एआई आई एम सॉरी टू हियर दैट लिखता है या फिर बोलता है, अगर ऑडियो मॉडल है तो वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्पॉन्स होता है। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था कि क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। इंसान इन कनेक्शंस को अपनी जिंदगी के अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से बनाता है। जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे के चेहरे को देखकर उसका मूड पढ़ लेती है बिना एक भी शब्द कहे। कोई शायर होता है वो किसी के दुख दर्द को कविता के अंदर, शेर के अंदर, शेर व शायरी में ढाल देता है बिना उससे मिले। एआई के पास ऐसी डेप्थ, इस तरीके की गहराई नहीं होती। एआई का ब्रेन पैरेलल प्रोसेसिंग में फास्ट हो सकता है, उसका मेमोरी रिटेंशन भी परफेक्ट हो सकता है, वो ज्यादा फास्ट हो सकता है, पर इंसान कभी गलती करता है फिर उससे सीखता है, और वही उसका सबसे बड़ा टीचर होता है। यही वो फीलिंग होती है जो एक सोल्जर को, एक सिपाही को अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। जो एक डॉक्टर को अपनी पेशेंट की आंखों में आशा या जैसे भावना देखकर उसे ऑपरेशन रूम में कॉन्फिडेंट बनाती है उस डॉक्टर को। जो एक आर्टिस्ट को बेसिकली एक व्हाइट कैनवस पर रंग भरने की हिम्मत देता है बिना किसी गारंटी के कि ये सही बनेगा कि नहीं। तो हम जब एआई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन का कंपैरिजन करते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो मुकाबला नहीं है, एक तालमेल का सवाल है, कोऑर्डिनेशन का सवाल है। एक जहां तेज है, एआई काफी तेज है, तो दूसरा गहरा है, उसके अंदर डेप्थ है, जैसे ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एक प्रिसाइज है, दूसरा पोएटिक है, शायराना है, जैसे ह्यूमन ब्रेन। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, मगर इंसान होने का जो फायदा है, जो सुख है, वो अभी भी इंसान के पास ही है। इंसान होने का मतलब अभी भी सिर्फ इंसान ही समझता है, एआई नहीं समझता। और शायद सबसे बड़ा फर्क यही है कि एआई तो बिना थके काम कर सकता है, लेकिन इंसान बिना रीजन के भी कई काम कर जाता है।
तो ये फर्क है। एआई किसी गोल के लिए ऑप्टिमाइज होता है, पर इंसान कभी कभी बिना किसी वजह के भी किसी की मदद कर देता है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही फीलिंग, यही इंसानी दिमाग को सबसे खास बनाती है। तो एआई और ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि आज के वक्त में एआई का असली इस्तेमाल कहां हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल के स्कैन रिपोर्ट्स, स्टॉक ट्रेडिंग का डेटा एनालिसिस या बैटलफील्ड के ड्रोन स्ट्राइक्स, सब में एआई का रोल हो रहा है? आइए रियल वर्ल्ड एग्जांपल के जरिए समझते हैं एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं, एक साइलेंट इंजन है जो दुनिया के हर कोने में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। IRCTC जैसा प्लेटफॉर्म आज एआई के जरिए वेटिंग लिस्ट प्रेडिक्शंस करता है, जिससे करोड़ों पैसेंजर्स अपने ट्रैवल डिसीजन स्मार्टर वे में ले पाते हैं। ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हर दिन लाखों लोगों को वेटिंग सीट के कंफर्म होने या ऑल्टरनेट ट्रेन लेने का डिसीजन ठीक तरीके से बता पाता है, प्रेडिक्ट कर पाता है कि इसमें कंफर्म होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। हेल्थ केयर में एआई रेटिना स्कैन्स के माध्यम से डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकता है, और वो भी रिमोट क्लिनिक्स में जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं होते। एआई बेस्ड डायग्नोसिस से रूरल इंडिया में हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और एक्यूरेसी दोनों बढ़ गए हैं। मीडिया की दुनिया में एआई अब न्यूज लिखने लगा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्रिकेट मैच समरीज से लेकर स्टॉक मार्केट अपडेट्स तक कुछ सेकंड्स में एआई रीडेबल और रेलेवेंट कॉपी लिख सकता है, एडिट कर सकता है। ऐसे टूल्स न्यूज रूम एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव में एआई आपके टेस्ट के हिसाब से नॉट जस्ट कंटेंट रिकमेंड करता है जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम में, बल्कि कुछ टूल्स खुद से शॉर्ट फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने लग गए हैं। एआई म्यूजिक जनरेटर्स आपके मूड के अनुसार साउंड ट्रैक कंपोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में एआई रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन और एनोमली डिटेक्शन के जरिए एआई फ्रॉड अटेम्प्ट्स, फिशिंग ईमेल्स, स्पैम कॉल्स, साइबर ब्रीचेस को मिली सेकेंड्स में डिटेक्ट करता है। ये बैंक्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट सर्वर्स के लिए एक शील्ड बन चुका है आज की तारीख में एज वी आर स्पीकिंग। और सबसे ड्रामेटिक और इंपैक्टफुल यूज हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए मॉडर्न वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, जहां एआई का यूज सिर्फ सर्विलेंस तक सीमित नहीं रहा है, अब ये जंग की वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का की एलिमेंट बन गया है। ऐसा आपने देखा होगा जब स्ट्राइक्स हो रहे थे, मिसाइल स्ट्राइक्स इंडिया के ऊपर, तो हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें एआई का भी काफी रोल है, वो कैसे एक एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता चला जा रहा था, मतलब हवा के अंदर ही। तो ये रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा एआई एनालाइज करता है और कमांड सेंटर्स तक एक सेकंड से भी कम वक्त में एक्शनेबल इनसाइट्स पहुंचाता है। एआई अब सिर्फ सिविलियन सर्विस के साथ साथ बैटलफील्ड के अंदर एक इनविजिबल कमांडर की तरह भी काम करने लगा है। एआई अब हर जगह है, रेल टिकट से लेकर वॉर जोन तक। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब एआई लिखता है, कंपोज करता है, तो क्या वो महसूस भी कर पाता है? क्या कोई मशीन कभी सच में क्रिएटिव हो सकती है, या वो सिर्फ इंसान का दिखाया हुआ रंग भर रहा है? क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में एआई जितनी तेजी से झंडे गाड़ता जा रहा है, उससे हमारे जैसे क्रिएटिविटी से कमाने वाले लोग परेशान जरूर हैं कि क्या कल को एआई हमारे पेट पर लात मारने वाला है। चलिए समझते हैं कि एआई और क्रिएटिविटी के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। एआई आज कविता लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है और पेंटिंग भी जनरेट कर सकता है, लेकिन क्या उसमें असली क्रिएटिविटी है? क्रिएटिविटी सिर्फ नए आइडियाज बनाना नहीं, बल्कि उनमें फीलिंग भरना होता है। जॉन एलिया हो या रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविताओं में, उनकी शायरी में सिर्फ लफ्ज नहीं होते। वो कविताएं सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, बल्कि उनमें कभी टूटा हुआ दिल होता है, कभी मन में भरा हुआ क्रोध होता है। उनमें लिखने वालों के शब्दों के साथ साथ उनके अपने अनुभव, उनके अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जो एआई के पास नहीं होते। कॉन्शियसनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस, ये एआई के पास अभी तक नहीं आई है। एआई को ये नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट करता है।
उसमें ना खुशी है, ना दुख, ना अपनी कोई ख्वाहिश। चैट जीपीटी जैसा मॉडल अगर आई अंडरस्टैंड लिखता है ना, तो वो सिर्फ एक ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है, असली समझ नहीं। चैट जीपीटी को बनाने वाले सैम ऑल्टमैन भी ये मानते हैं कि एआई मॉडल्स अभी कॉन्शियस नहीं है और हमें ये इंश्योर करना होगा कि अगर कभी हो कॉन्शियस तो वो रिस्पॉन्सिबली हो। जब एआई से कहा जाए इमोशनल स्टोरी लिखो भैया, तो वो लिख तो देगा, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक असाइनमेंट होगा, एक प्रोजेक्ट होगा। इंसान के लिए वो कहानी एक अच्छी याद हो सकती है, एक जख्म हो सकता है। एआई के पास कैलकुलेशन की स्पीड है, क्रिएटिविटी का इल्यूजन है, पर कॉन्शियसनेस नहीं है। और जब तक उसमें मैं कौन हूं का जवाब एआई कभी खुद से नहीं पूछता, तब तक वो सिर्फ एक टूल है, इंसान जैसा नहीं है। लेकिन इसी इल्यूजन का एक नया ये जो इल्यूजन है, इसने एक नया संकट भी खड़ा कर दिया है क्रिएटर इकोनॉमी के लिए। आज एआई टूल्स भर भर की कविता लिख रहे हैं, वीडियो स्क्रिप्ट्स जनरेट कर रहे हैं और हत्ता की पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। इससे न सिर्फ इंस्पिरेशन का सोर्स बदल गया है, बल्कि कई जगह पर असली क्रिएटर्स की रोजी रोटी का सवाल भी खड़ा हो गया है। इसकी ताज़ा मिसाल तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टूडियो घिबली की आर्ट्स पर जो पूरे सोशल मीडिया पर छा गई थी। चैट जीपीटी ने एक टूल की मदद से हर कोई जापान के मशहूर घिबली आर्ट स्टूडियो से इंस्पायर्ड आर्ट बनाने लगा। अपनी इमेजेस को घिबली स्टाइल आर्ट में बदल बदल कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगा। घिबली स्टाइल एनिमेशन जो अब तक आइकॉनिक माने जाते थे, आर्ट डिजाइन में इंस्पिरेशन का एपिसेंटर हुआ करते थे, जिसके एक एक पेंसिल और ब्रश के स्ट्रोक्स के पीछे कड़ी मेहनत और आर्ट छुपी हुई थी, रातों की मेहनत, खून पसीने की कमाई छुपी हुई थी, वो अब आम आदमी के हाथ में कौड़ियों के भाव पर सिर्फ एक एआई टूल के क्लिक पर आ गई। क्रिएटर इकोनॉमी, यूट्यूबर्स, राइटर्स, डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस अब एक ऐसे युग में कदम रख चुके हैं जहां कंपटीशन सिर्फ फेलो क्रिएटर्स से नहीं बल्कि एआई से भी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एआई क्रिएटर्स की जगह ले लेगा किसी दिन? शायद हाँ या शायद नहीं। टू बी फ्रैंक अगर मैं बोलूं तो ये जो वक्त है, ये वक्त है रीडिफाइन करने का क्रिएटिविटी को, जहां एआई से मदद लेकर इंसान नए फॉर्मेट्स, नए फ्यूजन और नए एक्सप्रेशंस एक्सप्लोर करे, जहां एआई को पायलट बने और असली डायरेक्शन इंसान के अपने खुद के हाथों में हो। कुछ कुछ वैसा ही जैसे मार्वल मूवीज में आपने जाविस एआई की मदद से टोनी स्टार्क को नए नए इन्वेंशन करते हुए देखा था मार्वल यूनिवर्स में, तो उसी तरीके का को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, पर कॉन्शियस इंटीग्रेशन जरूरी है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। और ये इंटीग्रेशन तभी संभव हो पाएगी जब हम एआई को एक कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक कोलैबोरेटर समझें, जहां असली क्रिएटिविटी और इमोशनल नुआंस अब भी इंसान के हाथ में हो। फ्यूचर में क्रिएटिव इकोनॉमी के सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम एआई को किस तरह से यूज कर रहे हैं, इंस्पिरेशन के सोर्स के रूप में या रिप्लेसमेंट के टूल के रूप में। जो क्रिएटर्स नए टूल से डर नहीं रहे बल्कि उन्हें अपने विजन का एक्सटेंशन बना रहे हैं, वही शायद नए युग के पायनियर बनेंगे। ये बात मुझे तो लगता है कि आपको लिख के रख लेनी चाहिए। इनफैक्ट बड़े प्लेटफॉर्म जैसे एडोबी, कैनवा और रनवे एआई अब ऐसे टूल्स डेवलप कर रहे हैं जो क्रिएटर्स के लिए एआई को क्रिएटर की तरह यूज करने का ऑप्शन देते हैं, जहां एक आइडिया तो इंसान की तरफ से आता है और एआई उस आइडिया को स्केल करता है, शार्प करता है, पॉलिश करता है, उसे और नए एंगल प्रोवाइड करता है उस आइडिया को। लेकिन एक बात जरूरी एक और भी है, एथिक्स और एट्रीब्यूशन। अगर एआई किसी आर्टिस्ट के स्टाइल में आर्ट बना रहा है तो उस आर्टिस्ट का नाम, उसकी मेहनत का रिकॉग्निशन और मेहनताना भी उस आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। बिना एट्रीब्यूशन के इंस्पिरेशन भी एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है। दुनिया भर की सरकारों को, लॉ मेकर्स को इस बदलते इकोसिस्टम के हिसाब से ऐसे लॉज बनाने की अब जरूरत आ गई है जिसमें एआई की मदद से जॉब जनरेशन तो हो पर जॉब लॉस ना हो। अगर हम ये बैलेंस सीख गए तो क्रिएटर और मशीन दोनों एक नए संवेदनशील और समृद्ध युग की शुरुआत करेंगे, जहां मशीन का दिमाग और इंसान का दिल एक टीम बनकर नए सपने रच सकेगा। एआई एक हथियार की तरह है, डायरेक्शन सही हो तो संसार बदल दे, लेकिन बिना एथिक्स, बिना विजन एआई सिर्फ शार्प होगा, सही नहीं।
एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी एआई काम कर रहा है। भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग में एआई को काफी महत्व दिया गया है। रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक क्लास 6 से एआई और कोडिंग जैसे सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग और 21st सेंचुरी स्किल्स को इंटीग्रेट करने पर भी फोकस बढ़ा है और बढ़ना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी एआई, 5G और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे एडवांस टॉपिक्स को सिलेबस का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स नई डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार हो सके। और गूगल हेल्थ और के एआई मॉडल्स ने डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे डिजीजेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके डायग्नोसिस रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है। पर वहीं एआई जब सर्विलेंस और बिहेवियरल प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, तब वो एक इनविजिबल कीज बन जाता है। ऐसे सिस्टम्स आपके ब्राउजिंग पैटर्न्स, जीपीएस डेटा और सोशल मीडिया एक्टिविटी का यूज करके आपके एक्शंस को प्रेडिक्ट करने लगते हैं। हर रिकमेंडेशन, हर टारगेट एड, हर सजेस्टेड रील एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है। ये एआई आपके ऑप्शंस को लिमिट करने लगता है बिना आपको बताए। चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसी सिस्टम्स ने इसका रियल वर्ल्ड उदाहरण भी दिया है, जहां एआई ड्रिवन सर्विलेंस लोगों के बिहेवियर के बेसिस पर उनकी फ्रीडम डिसाइड करता है। जब एआई आपको ऑब्जर्व करने के साथ साथ जज भी करने लगे, तो प्रिवेसी जो है वो एक इल्यूजन बन जाती है। और एआई के इस तरह के इस्तेमाल पर अगर आज अंकुश नहीं लगाया गया, इसके लिए नए कानून नहीं बनाए गए, तो ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए आगे भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सिविल वॉर्स छिड़ सकती हैं। और सबसे क्रिटिकल एरिया वॉरफेयर, यूएस, इजराइल, भारत और चाइना जैसे देश एआई पावर्ड ड्रोन्स, ऑटोनोमस रोबोट्स और प्रिडिक्टिव वॉर इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में एआई जनरेटेड सैटेलाइट इनसाइट्स और ऑटोनोमस वेपन्स का यूज हो चुका है। और रिसेंटली हुए ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने एआई की मदद से होने वाले मॉडर्न वॉरफेयर की एक डेफिनेशन नई बना दी, जो रिमार्केबल है। लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। अगर एआई गलत टारगेट सिलेक्ट कर दे तो इंसाफ कौन करेगा? कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, सोच के देखिए। एक मिसाइल गलत फायर हुई नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और भी न जाने किस किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं। जान और माल का भारी भरकम नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में एआई को रेगुलेट करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पुख्ता फ्रेमवर्क बनाने की और सबसे बड़ी बात, उसे सख्ती से और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने की बेहद सख्त जरूरत है। इंडिया में भी नीति आयोग ने रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए फ्रेमवर्क्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, जिसका एम है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर हो। ये एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि ये एक शक्ति है। अगर हमें फ्यूचर को सेफ, फेयर और ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है, तो हमें अभी से रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे, उन्हें फ्रेम करना होगा, वैल्यूज सेट करनी होंगी और एक ग्लोबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर काम शुरू करना होगा आज के आज। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर को लिख रही है। सवाल ये है कि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां एआई की मालिक होंगी या उसकी गुलाम? एआई को कंट्रोल करेंगी या एआई के खुद के हाथों कंट्रोल होती रहेंगी? एआई सोच रहा है, एआई बोल रहा है, एआई फैसले ले रहा है। सवाल ये नहीं कि वो क्या कर सकता है, बल्कि सवाल ये है कि हम एआई से क्या कराना चाहते हैं। हमारी दुनिया अब उस मोड़ पर है जहां हमें वैल्यूज और मशीन लॉजिक एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं और साथ चल भी सकते हैं। एआई अगर नई दुनिया बनाएगा तो इंसान उस दुनिया का मालिक होगा या गुलाम, ये फैसला अभी हमारे हाथों में है। कल के एआई के डिसीजंस आज के इंसान, हम लोगों के फैसलों से बनेंगे। तो चलिए एक ऐसी सोच चुने जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत का एक्सटेंशन हो, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई के पास अंतरात्मा होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें, अपनी राय बताएं और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये डिस्कशन अभी सिर्फ एक शुरुआत है, अंजाम नहीं। और एआई वाले इस भविष्य के स्टेक होल्डर्स हम सब हैं और हमारी आने वाली जनरेशंस भी। सी यू, जय हिंद।